हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट में जो छूटा था वहीं से, ठीक है ना। जो अपना लास्ट टर्न पे अपन ने पढ़ा था स्प्लिटिंग के बारे में कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होती है और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होती है, वहीं से वापस स्टार्ट करूंगा। उस पॉइंट को वापस से समझने की कोशिश करना कि हम जब ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस तरीके से होती है अपनी, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल। और ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये जेड एक्सिस होती है। और इसमें एकदम क्लियर है कि जो लाइगेंड्स आ रहा है वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है, और अलोंग द एक्सिस आ रहा है तो उन डी ऑर्बिटल के ज्यादा नजदीक है सॉरी उन डी ऑर्बिटल के ज्यादा नजदीक है जो अलोंग द एक्सिस है। और अलोंग द एक्सिस अपने कौन से होते हैं, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो कम किसकी होगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये अपन ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। इसी में नेक्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था टेट्राहेड्रल के बारे में। और टेट्राहेड्रल होता कैसा है बेटा, टेट्राहेड्रल क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स पे आता है। क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स पे जो आते हैं पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को अगर अपन मिला दें तो बनता है क्या, टेट्राहेड्रन। क्या बनता है, टेट्राहेड्रन। अब यहां से अपन ने सीखा था कि लाइगेंड्स आ रहे हैं कॉर्नर पे। कहां पे आ रहे हैं, कॉर्नर पे। पर डी ऑर्बिटल जो है वो या तो फेस सेंटर का है या एज सेंटर का है, दो तरह के डी ऑर्बिटल है। तो अपन ने देखा था कि जो लाइगेंड्स हैं वो एज सेंटर वालों के ज्यादा नजदीक है, किसके कंपैरिजन में, फेस सेंटर वालों के कंपैरिजन में। इस वजह से जब यहां पे स्प्लिटिंग की बात आई थी तो अपन ने देखा था कि ऊपर की तरफ 3 ऑर्बिटल थे, क्योंकि वो कौन से थे, एज सेंटर वाले। और एज सेंटर वाले कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। और नीचे की तरफ चले जाएंगे कौन से बेटा, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए इसी फॉर्मेट में एक और पॉइंट अपन समझने की कोशिश करते हैं, और वो है स्प्लिटिंग इन लीनियर ज्योमेट्री, है ना। स्प्लिटिंग इन लीनियर ज्योमेट्री, एनर्जी ऑर्डर की बात करें, लीनियर ज्योमेट्री मतलब ये इस तरीके से ऑर्बिटल है, और अपन बाय डिफॉल्ट जब अपन एक्सिस की बात करते हैं तो वो एक्सिस कौन सी होती है, जेड एक्सिस होती है। मतलब लाइगेंड्स जो आ रहे हैं वो जेड एक्सिस के ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, जेड एक्सिस पर ही आ रहे हैं। तो स्प्लिटिंग का ऑर्डर जो बनेगा उस ऑर्डर को समझने की कोशिश करना। स्प्लिटिंग, या मैं बात कर रहा हूं एनर्जी ऑर्डर की, सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन फील करेगा, जो जेड एक्सिस के नजदीक है। और जेड एक्सिस के नजदीक कौन सा है, डी जेड स्क्वायर, जो खुद जेड एक्सिस पर है, तो इस पे सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। अब आपके पास जो ऑर्बिटल है आप उनको समझने की कोशिश करें। एक है डी एक्स वाई, एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक है डी वाई जेड और एक है डी एक्स जेड। देखें ये जो है वो z एक्सिस के 90 डिग्री पर है, ये भी z एक्सिस के 90 डिग्री पर है, क्योंकि ये दोनों xy प्लेन में, और xy प्लेन में है तो z एक्सिस इनसे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। पर ये बिटवीन द एक्सिस वाले हैं, इसलिए 45 डिग्री पर है। कहां पर है ये, 45 डिग्री पे है। और 45 डिग्री का मतलब हो गया ज्यादा नजदीक। समझने की कोशिश करना, ये ठीक है ना, ये आपका z एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ये तो ऑर्बिटल हो गए आपके कौन से, ये डी वाई जेड हो गया, जो कि इससे कितनी डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है। पर अगर मैं बात करूं डी एक्स वाई की, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और z एक्सिस आपकी इस तरीके से होगी और इस तरीके से होगी, तो एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। इस वजह से ये ऑर्बिटल्स उस z एक्सिस से क्या होंगे, दूर होंगे, और दूर होंगे तो ज्यादा रिपल्शन फील कौन करेगा, ये z वाले फील करेंगे। इसलिए ऑर्डर बन जाएगा डी वाई जेड इज इक्वल टू डी एक्स जेड, बिकॉज बोथ आर इक्वली, है ना, 45 डिग्री एट इक्वली 45 डिग्री। यहां पे बात करें तो यहां पे आएगा डी एक्स वाई, और यहां पे आएगा साथ में कौन सा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वल रिपल्शन पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों इक्वली परपेंडिकुलर है किसके, जेड एक्सिस के। फिर देखें और अपन इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी
ऑर्डर एनर्जी ऑर्डर ऑफ ट्राइगोनल, एनर्जी ऑर्डर फॉर ट्राइगोनल, है ना बेटा, फॉर ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है ना। जब अपन को प्लेन लेना होता है तो बेटा अपन कौन सा प्लेन लेते हैं, एक्स वाई प्लेन लेते हैं। कौन सा प्लेन लेते हैं, एक्स वाई प्लेन लेते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ पे होगा, एक्स वाई प्लेन पे होगा। एक्स वाई प्लेन की बात करें तो अब अगर मैं इसको एक्सिस मानता हूं तो ये बिटवीन द एक्सिस के नजदीक होंगे, क्योंकि यहाँ एंगल 120 डिग्री है। ठीक है ना। अगर ये इसको मैं बिटवीन द एक्सिस मानता हूं तो ये अलोंग द एक्सिस के ज्यादा नजदीक होंगे। इसका मतलब है क्या बेटा, कि यहाँ पे ना तो हम किसी को अलोंग द एक्सिस बोल सकते हैं, ना किसी को बिटवीन द एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है ना। कोई अगर एक जो है वो अलोंग द एक्सिस है तो दूसरे जो है वो बिटवीन द एक्सिस वालों के पास हो गए। इस वजह से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद में नंबर आएगा किसका, डी जेड स्क्वायर का। क्यों आएगा, क्योंकि डी जेड स्क्वायर माना जेड एक्सिस पे पर एक रिंग होती है, वो कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में होती है, तो थोड़ा सा रिपल्शन तो फील करेगी। किसके कंपैरिजन में ज्यादा फील करेगी, डी वाई जेड इज इक्वल टू डी एक्स जेड, बिकॉज they are perpendicular to xy plane, because they are perpendicular to xy plane and electron density in xy plane is 0, but here some electron density present in xy plane, that's why it feels more repulsion in comparison of dyz and dxz। ठीक है ना। तो ये एनर्जी ऑर्डर हो जाएगा किसका, अपना ट्राइगोनल प्लेनर का। एक एक ज्योमेट्री में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आज के टाइम में मैंने पिछले 2-3 साल के नीट के जो पेपर देखे उसके अंदर बहुत ही अच्छे लेवल के स्प्लिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए अपन पॉइंट को सारे डिस्कस करेंगे। और सिंपल है, जब अपन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से अंदर उसके स्प्लिटिंग हुई है, तो अपन कोई सी भी ज्योमेट्री अपन को दे दे, अपन सबकी स्प्लिटिंग लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी ऑर्डर में एनर्जी ऑर्डर फॉर स्क्वायर प्लेनर। अब चलते हैं स्क्वायर प्लेनर के ऊपर। वही बेटा, जब अपन को प्लेन कंसीडर करना है तो अपन क्या कंसीडर करेंगे, उसके अंदर एक्स वाई प्लेन, है ना, एक्स वाई प्लेन कंसीडर करेंगे। अब एक्स वाई प्लेन के अंदर कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, कितने लाइगेंड्स आ रहे हैं, 4 लाइगेंड्स आ रहे हैं, समझना भाई, है ना। एनर्जी ऑर्डर फॉर स्क्वायर प्लेनर, एनर्जी ऑर्डर फॉर स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो देखें यहां पे, ये आपका x और ये आपका y, ये आपका x और ये आपका y। ठीक है ना। तो स्क्वायर प्लेनर हो गया, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन। इस वजह से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा होगी डी एक्स वाई से, और डी एक्स वाई की ज्यादा होगी किससे, डी जेड स्क्वायर से, और लास्ट पे चले जाएंगे डी वाई जेड इज इक्वल टू डी एक्स जेड। अब मैं एक एक पे कमेंट करूंगा, आप फील करने की कोशिश करना, इसको समझो। इन एक्स वाई प्लेन along the axis, और लीगेंड उसी डायरेक्शन में आ रहा है, इन एक्स वाई प्लेन बिटवीन द एक्सिस, उस डायरेक्शन में नहीं है पर उसी प्लेन में है। फिर यहां पे बात करें सम, वो जो रिंग होती है ना बेटा, रिंग, ये वाली रिंग, ये कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, इस तरीके से एनर्जी ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा बेटा। फिर आ जाओ नेक्स्ट देखो, स्प्लिटिंग इन लीनियर के बाद में है अपने पास में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है ना। देखें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात कर रहे हैं। अच्छे से समझना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये अपना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ये एक्सिस जेड एक्सिस है ना, और ये एक्स वाई,
प्लेन है। तो बेटा एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन का मतलब अपने पास ऑर्बिटल हो गए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, ठीक है। जेड एक्सिस पे अपने पास में है डी जेड स्क्वायर। अब पॉइंट को समझो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कितने लिगेंड है इन एक्स वाई प्लेन? 3 लाइगेंड्स आ रहे हैं बेटा, ठीक है ना, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2 लाइगेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करें रिपल्शन पर ऑर्बिटल, पर रिपल्शन ऑन डी ऑर्बिटल्स पर लिगेंड। देखो जितने ज़्यादा लाइगेंड आएंगे उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, सिंपल सी बात है। अब एक ऑर्बिटल पे 2 लाइगेंड्स आ रहे हैं और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स पे 3 लाइगेंड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल पे एवरेज कितना आएगा? 1.5 आएगा, पर यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। इसलिए ज़्यादा रिपल्शन किसका होगा? डीजेड स्क्वायर का होगा, और डीजेड स्क्वायर का रिपल्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी ऑर्डर डीजेड स्क्वायर। उसके बाद में आ जाएगा अपने पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स वाई, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है, हम यहाँ पे अलोंग द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस एक्स वाई प्लेन के अंदर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद में डी वाई जेड इज इक्वल टू डी एक्स जेड, ठीक है बेटा। तो ये और एनर्जी ऑर्डर बन जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन देखेंगे पर ऑर्बिटल लाइगेंड्स 1.5 है तो रिपल्शन कम होगा, और यहाँ पे पर ऑर्बिटल लाइगेंड्स कितने हैं बेटा? यहाँ पे पर ऑर्बिटल लाइगेंड्स जो हैं वो 1-2 हैं, तो रिपल्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इसी ऑर्डर में लास्ट है अपने पास में स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना। अब देखें स्क्वायर पिरामिडल के अंदर फिर एक ट्रिक और बताऊंगा, जिससे कि कभी आप अगर ऐसा याद ना रह सके, वैसे तो याद रह जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बता दिया है मैंने, फिर भी अगर याद ना रह सके तो एक और तरीका बताऊंगा स्प्लिटिंग का ऑर्डर लिखने का, ठीक है। देखिए यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर 4 स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल को समझो, ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना। अब समझना लाइगेंड जेड एक्सिस पे कितने आ रहे हैं? 1 लाइगेंड, ठीक है। यहां पे कितने आ रहे हैं? 4 लाइगेंड, ठीक। अब उसमें भी एक्स एक्सिस पे कितने? 2, वाई एक्सिस पे कितने? 2। तो ऑब्वियस ही बात है रिपल्शन कहाँ ज़्यादा होगा? एक्स वाई प्लेन में ज़्यादा होगा, इसलिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? डी जेड स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ लाइगेंड्स ज़्यादा आ रहे हैं किसके कंपैरिजन में? जेड एक्सिस के कंपैरिजन में। फिर बात आएगी तो अपन लिखेंगे कौन सा? डी एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के में 4 लाइगेंड्स आ रहे हैं और वो बिटवीन द एक्सिस वालों के ज़्यादा नज़दीक होंगे। उसके बाद में डी वाई जेड इज इक्वल टू डी एक्स जेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस एनर्जी ऑर्डर को अपन फॉलो करेंगे और अपन आराम से बता सकते हैं कि स्क्वायर पिरामिडल में स्प्लिटिंग किस तरीके से हुई है, ठीक है। अब बात आती है डी ऑक्टाहेड्रल। अभी जो समझाया था फिर से देखें, एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी 2 लाइगेंड आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 लाइगेंड आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 लाइगेंड आ रहे हैं। इस वजह से सब पे रिपल्शन क्या होगा? सेम होगा, और सब पे रिपल्शन सेम होगा तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू डी जेड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग है। अब अपन को आगे रिलेट करेंगे इनसे। कभी पूछ ले भाई सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, सपोज करो ये पूछ लिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्योमेट्री के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कौन से ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि sp3d स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री जो होती है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में हम जानते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो अपन यूज करते हैं, तभी जाके स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। इस वजह से वहां से रिलेट करवा रहा हूँ, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की है, ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री जब अपन बनाते हैं sp3d, तो इसके अंदर कौन सा डी ऑर्बिटल यूज करते हैं? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल यूज करते हैं, और इसी वजह से इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। रिलेट कर सकते हो ये डी जेड स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में चलें अपन, तो यहाँ पे आ जाओ,
एक्स वाई प्लेन के अंदर स्क्वायर प्लेनर में, तो अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज करते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में, जब जाके हमें ज्योमेट्री मिलती है कौन सी, स्क्वायर प्लेनर। तो बस वही तो वाली बात आ गई ना, वही वाली बात आ गई यहाँ पे कि जो अपने डी कौन सा यूज हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज हुआ है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज हुआ है, इस वजह से अपन इसको बोलेंगे हाई एनर्जी पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ये इसको याद रखने का तरीका भी हो गया, ठीक है ना, आप एक बार नोट करते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब नोट कर लेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, कर लिया होगा नोट। देखें नेक्स्ट है, अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि CFT ने बेसिकली CFT को यूज़ किया गया था एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। तो अब एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं अपन, समझना। अब देखें अपन ने लिया सबसे पहले Y लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनते हैं, लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको समझने की कोशिश करना। देखें ये आपके 5d ऑर्बिटल है, ये 5d ऑर्बिटल है, ठीक है। सपोज करो WFL आया, तो WFL आया तो स्प्लिटिंग बहुत कम होगी बेटा, पर कौन सा आया, SFL आया, स्प्लिटिंग की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना, बहुत ही ज़्यादा होगी, डेल्टा ओ, बहुत ही कम होगी, डेल्टा ओ, समझना। पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दूसरा भर दिया, तीसरा भर दिया, पहला दूसरा तीसरा भर दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी तो D0 D1 D2 D0 D1 D2 D3 ये हमेशा कैसे होते हैं, इनर ऑर्बिटल D2 sp3, क्योंकि कैसे भी भर लो दो हमेशा खाली मिलेंगे। अब पॉइंट को समझना, जब WFL आता है तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, और जब SFL आता है तो पेयरिंग हो जाती है, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं तो अच्छे से दिखेगा आपको। ये D4 ऐसा क्यों हुआ, समझने की कोशिश करना कि यहाँ गैप ज़्यादा, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाना है तो एनर्जी जो है वो डेल्टा ओ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैप कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, यहाँ पे गैप ज़्यादा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गया, अपन इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर इसमें साथ में एक चीज़ और है, वो क्या है, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, एनर्जी required to pair up electrons, है ना। इलेक्ट्रॉन को साथ रखना है तो रिपल्शन है, और रिपल्शन है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और उस रिक्वायर्ड एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। तो पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए पर पेयरिंग नहीं करी। पेयरिंग नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू कम है, किससे, पेयरिंग से। बोथ आर रिक्वायर्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी पे लेके जाना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करानी है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब गैप कम होगा आप एनर्जी देना चालू करोगे, गैप कम का मतलब कितने से कम, पेयरिंग एनर्जी से कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब एनर्जी इजीली कौन सी एब्जॉर्ब करेगा, डेल्टा ओ एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा। यहां पे बात करें तो यहां पे डेल्टा ओ ग्रेटर देन क्या है, पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की जगह पेयर करना पसंद करेगा, क्योंकि कम एनर्जी में जो काम हो रहा है, कम एनर्जी में वो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों ही केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो जिसके अंदर कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके अंदर कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो काम पहले होगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ एनर्जी इजीली एब्जॉर्ब करके वो क्या हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, पर यहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो जो SFL और WFL डिफाइन होते हैं, SFL और WFL डिफाइन होते हैं वो इस रिलेशन के बेसिस पे डिफाइन होते हैं, ना कि सिर्फ लाइगेंड देख के डिफाइन होते हैं, ना कि सिर्फ मेटल देख के डिफाइन होते हैं। वो डिफाइन होते हैं डेल्टा ओ के बेसिस पे कि कब डेल्टा ओ ज्यादा है, कब डेल्टा ओ कम है। जब डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, तो उस केस में पेयरिंग नहीं होती है और इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं, और उस केस में अपन बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस।
क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। पर इस केस में पेयरिंग होती है, और पेयरिंग होती है तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं क्या, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ रहा होगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, क्योंकि जब कभी डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, ज्यादा का मतलब किससे ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा, तो वहां पे पेयरिंग हो जाती है। ठीक है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब स्ट्रांग है कब वीक है, तो ये अपन ने पॉइंट पढ़ लिए, क्योंकि अपन को डेटा तो हर एक का पता नहीं है कि किसकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है किसकी पेयरिंग एनर्जी कम है। ठीक है ना, किसकी डेल्टा ज्यादा है किसकी डेल्टा कम है, तो ये अपन को पता नहीं है। इस बेसिस पे अपन ने वीबीटी में ही सारे पॉइंट पढ़ लिए थे कि कब एसएफएल होगा कब डब्ल्यूएफएल होगा। पर अब अपन उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लिया सबसे पहले इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा। ठीक है ना, फिर अपन ने जो एक्सेप्शन पढ़े थे वो अपन डिस्कस करते हैं। देखें सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा की बात करें तो आपने लिया सबसे पहले तो देखो पॉइंट को समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या है कि मेटल और लाइगेंड इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा, तो डिस्टेंस क्या होगी बेटा, कम, और डिस्टेंस कम तो इनके बीच का रिपल्शन बिटवीन लाइगेंड एंड डी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, और इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू ज्यादा। पर वो कहां से देखना है अपन को, अट्रैक्शन से। किसके बीच का अट्रैक्शन, न्यूक्लियस प्लस लाइगेंड अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ CMI एंड लाइगेंड अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब यहां से पॉइंट को समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहला तो है अपना पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, समझना, एज पॉजिटिव चार्ज increases attraction on electrons of ligand increases because force of attraction F is equal to K Q1 Q2 upon R square। तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी इसी वजह से। अब अपन ने जो पॉइंट लिखे थे ना वीबीटी में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उस पॉइंट को समझो। देखो NH3 act as WFL for Cr2 plus Mn2 plus Fe2 plus CO2 plus। तो रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज Fe2 प्लस और Fe3 प्लस किस में ज़्यादा, Fe3 प्लस में ज़्यादा। कोबाल्ट 2 प्लस और कोबाल्ट 3 प्लस किस पे ज़्यादा, कोबाल्ट 3 प्लस पे ज़्यादा। इसलिए इन दोनों के लिए NH3 जो है वो WFL हो गया, और इन दोनों के लिए जो NH3 है वो SFL हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो स्प्लिटिंग बढ़ेगी, और स्प्लिटिंग बढ़ेगी तो उसके SFL बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है ना बेटा। फिर उसके बाद में और पॉइंट समझते हैं कि कोबाल्ट 2 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस, ठीक है ना। ओ डोनर किसकी बात कर रहे हैं, ओ डोनर एक्ट एज SFL4, ओ डोनर एक्ट एज SFL4 कोबाल्ट 3 प्लस। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पे ओ डोनर क्या हो गया, WFL हो गया, और यहाँ पे ओ डोनर क्या है, SFL हो जाएगा। समझ में आई होगी मेरे ख्याल से बात। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें ऑक्सीजन डोनर के बाद में बात करें, एक और एग्जांपल देखें तो ऑल लाइगेंड्स एक्ट एज SFL4 +4 आयंस के लिए सारे के सारे लाइगेंड्स SFL है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या है बेटा, बहुत ही ज़्यादा है,
और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो स्प्लिटिंग मतलब डेल्टा, स्प्लिटिंग मतलब डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, और डेल्टा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो भी लाइगेंड इसके कांटेक्ट में आएगा ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करेगा, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करेगा, स्प्लिटिंग की वैल्यू ज़्यादा कर देगा, और स्प्लिटिंग की वैल्यू ज़्यादा कर देगा तो ये बन जाएंगे इसके लिए सारे के सारे क्या, SFL। कोई भी आ जाए इनके कॉन्टेक्ट में सबके सब क्या बन जाएंगे, SFL बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर और समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट उसके बाद में है अपने पास में और एग्जाम्पल की बात करें तो Z इफेक्टिव। किसकी बात आ गई अब, Z इफेक्टिव की। देखें Z इफेक्टिव सेकंड फैक्टर है Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव भी तो अट्रैक्शन ही एक तरीके का, ठीक है ना। तो बेटा Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, एज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस अट्रैक्शन विथ लोन पेयर ऑफ लाइगेंड्स इंक्रीजेस। और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, स्प्लिटिंग की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी वजह से तो समझना Fe2+ और अपन ने लिया साथ में क्या, CO2+, ठीक है ना। और क्या लिया अपन ने यहाँ पे, Ni2+। इधर से इधर जा रहे हैं, Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो डेल्टा बढ़ेगा, डेल्टा बढ़ेगा तो इन दोनों के लिए NH3 कैसा है, WFL है, और इनके लिए NH3 क्या है, SFL है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल अगर अपन देखें तो Ni2+, Cu2+, इधर से इधर जा रहे हैं, वही Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव क्यों बढ़ रहा है बेटा, ये तो अपन बार बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि D इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और D इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग की वजह से यहाँ पे Z इफेक्टिव बढ़ेगा। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो ओ डोनर की बात कर रहे हैं, ओ डोनर यहाँ पे क्या हो जाएगा, SFL हो जाएगा, और यहाँ पे WFL हो जाएगा। ये वो ही पॉइंट्स है सारे जिनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, किसकी मदद से, CFT की मदद से, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कौन, VBT, ठीक है ना। और देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग में, अभी तो एक एग्जांपल और Z इफेक्टिव का लेते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा इसी में एक और एग्जांपल, ऑल लाइगेंड्स एक्ट एज SFL for 4D and 5D सीरीज मेटल आयन, है ना, मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। इनके लिए सारे लाइगेंड जो है वो SFL और किसकी तरह काम करते हैं, SFL की तरह काम करते हैं। चाहे वो कोई सा भी आ जाए, I- आ जाए, चाहे वो CN- आ जाए, चाहे वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फर्स्ट आ जाए, वो लास्ट आ जाए, ये हमेशा इनके लिए किसकी तरह काम करते हैं, SFL की तरह काम करते हैं। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि वो लास्ट रन पे भी अपन ने एक्सप्लेन किया था, 3D से 4D और 4D से 5D। क्या हो रहा है यहाँ पे, D एंड F इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी, और इनके Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, इस वजह से ऑल लाइगेंड्स आर SFL, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। ये सारे एक्सप्लेनेशन जो है वो किसने दिए थे, CFT ने दिए थे। नेक्स्ट उसके बाद में थर्ड अपन बात करें, दो फैक्टर्स हो गए अपने। पहला फैक्टर था अपना पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, Z इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और थर्ड है अपना टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड को तो अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेचर ऑफ लिगेंड में अपन ने पढ़ा था, दो टाइप के लाइगेंड्स होते हैं, एक SFL होता है और एक WFL होता है, ठीक है ना। SFL जनरली कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं, ये ऑक्सीजन और हेलोजन होते हैं, पर सबसे बढ़िया तरीका होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन ने पढ़ी थी, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, इतना बुरा था कालू शामू नाई, फूले हाथ ऐसे उसके पानी भराओ जैसे, और नवीन चंद्र सक्सेना अमन पाने के लिए इन दिनों नौसेना कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपन इस तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, उसके बाद में थर्ड के बाद में अपने पास है फोर्थ पॉइंट। थर्ड के बाद में अपने पास है फोर्थ पॉइंट, समझना, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का भी इफेक्ट पड़ता है बेटा, ज्योमेट्री समझना। ये लिया अपन ने ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है उसको बोलते हैं डेल्टा O। टेट्राहेड्रल में जो होती है उसको बोलते हैं डेल्टा T।
और स्क्वायर प्लेनर में जो होती है उसको बोलते हैं डेल्टा sp। अब यहां पे बात करें तो लाइगेंड्स आ रहे हैं कितने, लाइगेंड्स, नंबर ऑफ लाइगेंड्स 6, यहां पे 4, यहां पे 4, ठीक है। फिर बात करें ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इन डायरेक्शन ऑफ लाइगेंड्स। हाँ भाई, तो यहां डायरेक्शन में कितने अपने ऑर्बिटल्स इन डायरेक्शन ऑफ लाइगेंड्स कितने होंगे, समझने की कोशिश करो। यहां पे तो होंगे अपने कितने, 2, वो dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz²। यहां पे कितने होंगे टेट्राहेड्रल में, 3, कौन से, dxy dyz dxz। और यहां पे बात करें तो एक, कौन सा, dx² माइनस वाई स्क्वायर। ये स्प्लिटिंग की मदद से अपन बात कर रहे हैं, dxy dyz और dxz। यहाँ पे dz² और dx² माइनस वाई स्क्वायर। अब समझो 2 ऑर्बिटल पे कितने लाइगेंड आ रहे हैं, 6, 3 पे 4 और 1 पे 4। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन पर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो रिपल्शन सबसे ज्यादा किस में होगा, स्क्वायर प्लेनर में होगा। इसलिए डेल्टा सबसे ज्यादा किसका, स्क्वायर प्लेनर का, उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल का, और उसके बाद में किसका, टेट्राहेड्रल का, ठीक है। अब रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखो डेल्टा sp और ये डेल्टा o कितने हैं, एक ऑर्बिटल पे 4 और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल पे 6। तो ये अपने आप रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया बेटा, कि डेल्टा O इज इक्वल टू 4/3 डेल्टा sp। और देखें यहाँ पे और रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अपने पास डेल्टा O डेल्टा T कितना, 3/4 इज इक्वल टू 2/6, 2/6 मतलब 2 ऑर्बिटल 6 लाइगेंड, 3/4 3 ऑर्बिटल 4 लाइगेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा O इज डेल्टा T इधर लेके जाएंगे ना बेटा, है ना। तो डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। ये इनके बीच की रिलेशनशिप हो गई। कभी क्वेश्चन देके ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई किसका वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर दे दिया तो ऑक्टाहेड्रल निकाल लिया, ऑक्टाहेड्रल दिया टेट्राहेड्रल निकाल लिया, तो वहाँ पे जाके क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या डिस्कस कर लिया अपन ने यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग अपन ने स्प्लिटिंग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर, उस पॉइंट को समझना, एप्लीकेशन ऑफ CFT। देखें एप्लीकेशन ऑफ CFT। एप्लीकेशन ऑफ CFT में अपने पास सबसे पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस नोट करिए फटाफट से, ठीक है ना। फिर अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी से नोट करिए। तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ CFT में अपन 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जिसको VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है, और एक और पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो आज के लेक्चर में तो अपन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश करें। देखो कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी को अपन डेल्टा G से एक्सप्लेन करते हैं, और डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पे 2 फैक्टर है, एक तो अपने पास डेल्टा H फैक्टर है। डेल्टा H फैक्टर जो है वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक से रिलेट होता है, और यहाँ पे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन की बात है। तो अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं किससे, बॉन्ड फॉर्मेशन से। बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब स्प्लिटिंग से, कि कितना अट्रैक्शन हो रहा है और कितना रिपल्शन हो रहा है, ठीक है ना। डेल्टा S की बात करें तो ये एंट्रोपी फैक्टर है जिसको अपन चिलेशन से एक्सप्लेन करते हैं। चिलेशन के बारे में मैंने बताया था आपको, चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिंग फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये अपने पास में 2 यहाँ पे चीजें हैं, एक तो है बॉन्ड फॉर्मेशन स्प्लिटिंग के बेसिस पे, दूसरा है चिलेशन के बेसिस पे। 2 फैक्टर काम करेंगे, एक एक फैक्टर को ढंग से समझने की बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्प्लिटिंग के बेसिस पे। देखें, और स्प्लिटिंग के बेसिस पे जो वर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन
एनर्जी। ये पॉइंट जो है, जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उसको सीएफटी ने एक्सप्लेन किया, और किसकी मदद से किया? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। बहुत सिंपल सा है, इसको बोलते हैं अपन, डेफिनेशन पे चले तो डिक्रीमेंट इन एनर्जी ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। डिक्रीमेंट इन एनर्जी ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। समझने की कोशिश करना, हमने ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग करी, 2 ऑर्बिटल नीचे गए, 3 ऑर्बिटल नीचे गए, 2 ऑर्बिटल ऊपर गए। अगर स्प्लिटिंग नहीं होती तो इसकी एनर्जी 0 होती, स्प्लिटिंग नहीं होती तो। पर स्प्लिटिंग होने से इसकी एनर्जी 0.4 डेल्टा ओ से क्या हो गई? कम हो गई। और एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है बढ़ गई। ठीक है, तो हम डिक्रीमेंट इन एनर्जी ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज कॉल्ड CFSE की बात कर रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के स्प्लिटिंग होने से ओवरऑल सिस्टम कितना स्टेबल हुआ, तो एनर्जी कितने से कम हुई? 0.4 डेल्टा ओ से। तो स्टेबिलिटी कितने से बढ़ी? 0.4 डेल्टा ओ से स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो अब इसके फॉर्मूले को अपन अगर लिखने की कोशिश करें कि CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल, देखो इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या था? T2G, और इनका नाम क्या था? EG। ठीक है ना, तो CFSE इन ऑक्टाहेड्रल नीचे जा रहे हैं तो -0.4 डेल्टा ओ, नीचे गए 0.4 डेल्टा ओ से, पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम हो रही है। सपोज करो इलेक्ट्रॉन कितने? N ऑफ T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट। फिर उसके बाद में ऊपर जा रहे हैं तो 0.6 डेल्टा ओ से एनर्जी बढ़ रही है, तो सिस्टम डिस्टेबलाइज हो रहा है 0.6 डेल्टा ओ इंटू N ऑफ EG। क्यों EG? क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट, और कितने से बढ़ रहा है पर इलेक्ट्रॉन? 0.6 डेल्टा ओ से। और साथ में एक और वर्ड बेटा, X इंटू पेयरिंग एनर्जी, X इंटू पेयरिंग एनर्जी। X इंटू पेयरिंग एनर्जी क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि हम यहाँ पे जब SFL आएगा तो पेयर करवाएंगे, और पेयर करवाएंगे तो एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइज होगा। एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइज कैसे होगा वो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आ जाओ एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो ढंग से। CFSE इन ऑक्टाहेड्रल चल रहा है अपना, ठीक है ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं अपन। अपने पास है WFL SFL, ठीक है ना, इनके CFSE की बात करते हैं और इनके CFSE की बात करते हैं। ठीक, ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में लेता जा रहा हूं। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ये अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें यहाँ पे, समझना। पहले तो मैं ऑर्बिटल बना देता हूं, तो अपन बार बार उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते चले जाएंगे। ये तो हो गया आपका एक केस, और ये आपका दूसरा केस। अपन बार बार इनके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। इसका नाम है T2G और इसका नाम EG, T2G EG। चलिए D0 तो कुछ है ही नहीं, इसलिए अपन वो डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। D1 की बात करें तो अपन इसको WFL का सेट बना देते हैं, इसको SFL का सेट बना देते हैं। WFL में D1, ठीक है बेटा, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G1 EG0, T2G1 EG0। इलेक्ट्रॉन दोनों में नीचे गया तो 0.4 डेल्टा ओ से एनर्जी कम होगी, इसलिए यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मैं 0.4 डेल्टा ओ, 0.4 डेल्टा ओ, ये CFSE हो जाएगा, ठीक है ना। पर इलेक्ट्रॉन की बात करें
दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो वो भी T2G में जाएगा, दोनों के अंदर T2G में जाएगा, इसलिए यहाँ पे T2G2 Eg0 और यहाँ पे 0.8 डेल्टा O आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वही T2G2 Eg0 0.8 डेल्टा O। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों केस में CFAC सेम होगी? नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ CFAC सेम होगा, वैल्यू अलग अलग आएगी क्योंकि यहाँ पे डेल्टा O अलग होगा और यहाँ पे डेल्टा O अलग होगा। फिर देखें, उसके बाद में अपन बात करें तो अपने पास है D3, एक इलेक्ट्रॉन नीचे भरा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे भरा। अभी कोई पेयरिंग वेरिंग का चक्कर नहीं है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो कॉन्फ़िगरेशन T2G3 Eg0, इलेक्ट्रॉन नीचे गया 1.2 डेल्टा O, फिर T2G3 Eg0, इलेक्ट्रॉन नीचे गया तो 1.2 डेल्टा O, फिर वही एक्सप्रेशन सेम है, वैल्यू सेम नहीं है क्योंकि डेल्टा O दोनों का अलग अलग होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, अब यहाँ से ट्विस्ट आने वाला है, ये 3 था 4 हो गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, यहाँ जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ भी उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं हुई है। पर अगर मैं यहाँ बात करूँ 1 2 3 4, यहाँ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड है, वहाँ पे एक पेयरिंग हो गई, एक्स्ट्रा पेयरिंग हुई, तो इसके कंपैरिजन में सिस्टम क्या हो गया, पेयरिंग से डिस्टेबलाइज हो गया। कितने एक्स्ट्रा पेयर है, एक एक्स्ट्रा पेयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिखना जा रहे हैं T2G, वीक फील्ड है ना बेटा, T2G3 Eg1, इलेक्ट्रॉन नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, यहाँ पे 1.2 डेल्टा O से स्टेबलाइज हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो डिस्टेबलाइज हो रहा है 0.6 से, इसका मतलब ओवरऑल 0.6 डेल्टा O आ जाएगा, ठीक है। फिर देखें उसके बाद में यहाँ पे आएगा कितना, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा T2G4 और Eg0 और वैल्यू जो है वो 1.6 डेल्टा O प्लस पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्यों लिखा, क्योंकि वो डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है ना, डिस्टेबलाइज कर रहा है मतलब ओवरऑल CFAC को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ पे या तो आप इसको लिखो माइनस के अंदर, मतलब इस एक्सप्रेशन को देखो, ठीक है ना, ये वाला एक्सप्रेशन अलग है, ये प्लस में, अगर आप इसको माइनस में लिखते हो तो इनको प्लस में लिखो, और अगर इसको प्लस में लिखते हो तो इनको माइनस में लिखो, दोनों एक्सप्रेशन चलेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बस साइन का ध्यान रखना है, किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है। अभी अपन ने यहाँ सब प्लस लिखे, इसका मतलब इतने से स्टेबलाइज हो रहा है, पेयरिंग एनर्जी से डिस्टेबलाइज होगा, इसलिए माइनस कर दिया मैंने पेयरिंग एनर्जी को। नेक्स्ट उसके बाद में देखें D5 की बात करें, ये D5 आ गया, ये D5 आ गया, ठीक है ना बेटा, और ये D5 आ गया। अब इलेक्ट्रॉन जब अपन ने भरा तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, T2G3 Eg2, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि सिमेट्रिकली फील्ड हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं, तो सब तरफ से रिपल्शन क्या हो गया, 0 हो गया, सेम हो गया। नेक्स्ट T2G5 Eg0 और 2.0 डेल्टा O माइनस 2 पेयरिंग एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा पेयर है, यहाँ कोई पेयर नहीं है और यहाँ 2 एक्स्ट्रा पेयर है, ठीक है। अब आ जाओ D6 पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन भरा, यहाँ इलेक्ट्रॉन भरा, अब यहाँ नीचे गया इलेक्ट्रॉन तो सिस्टम स्टेबलाइज होने लग गया वापस से, तो क्या लिखेंगे इसको, T2G4 Eg2 0.4 डेल्टा O, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर था, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसका मतलब इसका हो गया T2G6 Eg0। अभी वैल्यू की बात करें तो 2.4 डेल्टा O तो आएगा, -2 पेयरिंग एनर्जी आएगा, पर आपको दिख रहे होंगे 3 पेयर, ठीक है ना। तो सर आपने 3 क्यों नहीं लिखा, वो सिंपल सा रीजन है बेटा, यहाँ पे एक पेयर पहले से है और यहाँ पे 3 पेयर है, तो एक्स्ट्रा पेयर कितने हुए, 2 हुए, इस वजह से अपन बात करेंगे यहाँ पे 2 पेयरिंग एनर्जी की। चलिए नेक्स्ट उसके बाद में बात करें D7 भरा, तो D7 भरा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, T2G5 Eg2 0.8 डेल्टा O। अब तो आप आराम से लिखना सीख गए होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, देखो आपको याद आ रहा होगा D7 में अपन ने इलेक्ट्रॉन बाहर भिजा दिया था SFL में, क्यों, क्योंकि लाइगेंड इसी डायरेक्शन में आ रहा है और इस पे रिपल्शन ज्यादा करेगा, और इस पे रिपल्शन ज्यादा करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो एक्साइट होगा, पर थ्योरेटिकली कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G6
Eg1, इसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस। आगे इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से, ट्रांसफरेंस की कंडीशन क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में पर एनर्जी की बात करें तो अब यहाँ पे समझो, यहाँ 2 पेयर है D7 में और यहाँ कितने 3, तो एक्स्ट्रा पेयर कितना 1, तो -1 इंटू पेयरिंग एनर्जी लिखेंगे और वैल्यू 1.8 डेल्टा O आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें तो अपने पास में आ जाएगा क्या, D8 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 D8। अब तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गया सबका, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, आप लोग खुद से भी कोशिश करिएगा। T2G6 Eg2, T2G6 Eg3, T2G6 Eg क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात करें तो 1.2 डेल्टा O, 0.6 डेल्टा O और 0, ठीक है। फिर यहाँ पे T2G6 Eg2, T2G6 Eg3 और T2G6 Eg4 और यहाँ पे बात करें तो 1.2 डेल्टा O, 0.6 डेल्टा O एंड 0। इस तरीके से आप CFSE निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल के अंदर। अब आ जाओ टेट्राहेड्रल के अंदर। देखें यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करना, ऑक्टाहेड्रल के बाद टेट्राहेड्रल, ठीक है। CFSE फॉर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग जो होती है उसमें 3 ऊपर जाते हैं, 3 ऊपर जाने वालों के नाम T2G होते हैं और नीचे वालों के नाम Eg होते हैं। G तो अपन लगाते नहीं है क्योंकि ये जीरेड नहीं होते हैं, सिमेट्री नहीं आती है इस वजह से। तो देखें यहाँ पे CFSE का फॉर्मूला क्या आएगा, क्या लिखूंगा मैं, पॉइंट, देखो ये गैप कितना था बेटा 0.6 डेल्टा T, ये गैप 0.4 डेल्टा T, तो अपन फॉर्मूला लिखेंगे 0.6 डेल्टा T, ठीक है ना, इंटू N ऑफ E, ठीक। साथ में क्या लिखेंगे, ये माइनस में क्योंकि ये नीचे जा रहा है, प्लस 0.4 डेल्टा T इंटू N ऑफ T2 और प्लस X इंटू पेयरिंग एनर्जी। मैंने क्या बोला था, ये डिस्टेबलाइज करने वाले, ये स्टेबलाइज करने वाले, इनके सेम साइन, इनके साइन जो है वो सेम रखेंगे, इसका अपोजिट रखेंगे। बस चाहे यहाँ प्लस रखो तो इन दोनों को माइनस कर दो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस साइन ध्यान रखना है, अगर इसका नेगेटिव है तो इन दोनों के पॉजिटिव होंगे और इसका पॉजिटिव है तो इन दोनों का क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए देखें नेक्स्ट। अब ये आप फिल करना किसके लिए, T2G Eg ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है ना, और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा। नेक्स्ट देखें अपन ऑक्टाहेड्रल के बाद टेट्राहेड्रल में, ये आपको करना है। तो अपन ने क्या देखा कि ओवरऑल CFSE डिपेंड्स ऑन डेल्टा O। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डेल्टा O। एंड डेल्टा डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा पढ़े थे अपन ने, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, सेकेंड Z इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, फिर उसके बाद में थर्ड अपन ने पढ़ा था नेगेटिव, थर्ड अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ लाइगेंड, नेचर ऑफ लाइगेंड, है ना बेटा, और फोर्थ अपन ने पढ़ा था ज्योमेट्री, ठीक है। इन सब चीज़ों के बेसिस पे अपन डेल्टा कंपेयर कर सकते हैं और डेल्टा के बेसिस पे CFSE कंपेयर कर सकते हैं और CFSE के बेसिस पे स्प्लिटिंग कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने चिलेशन फैक्टर नहीं देखा। अब अपन आ जाते हैं कौन से फैक्टर के ऊपर बेटा, चिलेशन फैक्टर के ऊपर, ठीक है ना। चिलेशन फैक्टर समझना, चिलेशन फैक्टर रिंग फॉर्मेशन, एंट्रोपी फैक्टर, ठीक है। तो अपन ने डेल्टा वाला फैक्टर देख लिया, फिर अपन चिलेशन देख लेते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे कि कब स्टेबिलिटी में कौन सा पॉइंट डिपेंड करता है। चलो इसके कुछ एग्जांपल देखें। जैसे मैंने बोला FeNH3 होल 6 2+ और FeNH3 होल 6 3+। तो NH3 दोनों में सेम है। स्टेबिलिटी की बात करें, डेल्टा की बात करें तो डेल्टा किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, और डेल्टा इसका ज़्यादा तो स्टेबिलिटी भी किसकी ज़्यादा, इसकी
ज्यादा होगी। समझ गए बात को। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें जेड इफेक्टिव और सेंट्रल मेटल आयन। अभी समझने की कोशिश करना, मैंने लिया कोबाल्ट C2O4 और होल थ्राइस कितना बेटा 3 पॉजिटिव, ठीक है, और लिया FeC2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव, सॉरी 3 नेगेटिव 3 नेगेटिव। यहाँ पे दोनों Fe और CO +3 आ रहे हैं, ठीक है ना, +3 आ रहे हैं। डेल्टा की वैल्यू कोबाल्ट +3 वाले की ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसका Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा। Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर D इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इस तरीके से CFAC की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? कोबाल्ट 3+ वाले की ज़्यादा होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में अगर अपन बात करें और एक और एग्जाम्पल लें तो NiCl4 2 नेगेटिव और PtCl4 2 नेगेटिव। CFAC डेल्टा की वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये है कौन सी सीरीज़ का? 3D सीरीज़ का, और ये है कौन सी सीरीज़ का? 4D सीरीज़ का। इसलिए स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? PtCl4 2 नेगेटिव की। अब इसमें जो अपना फैक्टर था वो कौन सा था? चिलेशन फैक्टर। चिलेशन फैक्टर को कंसीडर करने की कोशिश करते हैं जितने आप इसको लिखिए। तो दोस्तों ये जो CFAC की डिपेंडेंसी वाले एग्जाम्पल थे वो अपन ने देखे स्टेबिलिटी के, ठीक है ना। अब अपन इसमें एक और फैक्टर जो मैं बात कर रहा था चिलेशन फैक्टर की, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मैंने लिया NiNH3 होल 6 2+, इसमें मैंने 1 इथाइलिन डाइएमिन डाला, 2 इथाइलिन डाइएमिन डाले और 3 इथाइलिन डाइएमिन डाले, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? NiNH3 होल 4 En 2+ और साथ में कितने 2NH3। क्यों? क्योंकि 1 इथाइलिन डाइएमिन बाइडेंटेट होता है तो 1 इथाइलिन डाइएमिन जाएगा और 2 NH3 को बाहर निकाल देगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ आएगा NH3 होल ट्वाइस En होल ट्वाइस 2+ और साथ में 4NH3। और यहाँ पे बात करें तो NiNH3 0 हो जाएगा NH3 तो, और ओवरऑल क्या आ जाएंगे? इथाइलिन डाइएमिन आ जाएंगे 2+ + 6 NH3। एक बात समझो, ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है ये एक जाएगा और 2 मोनोडेंटेट को बाहर निकाल देगा। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ है कि एंट्रोपी बढ़ गई है। क्या हो गया? एंट्रोपी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यहां समझो, यहां पे टोटल कितने थे? 1 और 1 2 और अब हो गए 3, तो डेल्टा N जो है वो 1 आ चुका है, डिफरेंस इन मोल, ठीक है ना। यहां थे 3 और यहां हो गए कितने? 5, तो डेल्टा N जो है वो आपका 2 आ चुका है। और यहां थे 4, यहां हो गए 7, डेल्टा N जो है वो आपका 3 आ चुका है। और आप देख रहे हो कि डेल्टा N बढ़ रहा है, डेल्टा N बढ़ेगा तो डेल्टा S बढ़ेगा, डेल्टा S बढ़ेगा तो डेल्टा G कम होगा। डेल्टा N क्यों बढ़ा? क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड जा रहा है ना। और बाइडेंटेड लिगेंड क्या करता है? चिलेशन करता है, रिंग बनाता है, और रिंग बनाने से एंट्रोपी बढ़ती है, और एंट्रोपी बढ़ती है तो डेल्टा G कम होता है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो 1 2 3 कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टेबिलिटी थर्ड वाले की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम सेकंड की, उससे कम 1 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिलेशन हुआ है। 1 इथाइलिन डाइएमिन 1 रिंग बनाता है तो 3 कितने रिंग बनाएंगे? 3 रिंग बनाएंगे। यहाँ पे 2 रिंग बनेगी और यहाँ 1 रिंग बनेगी, और जितनी ज़्यादा रिंग बनेगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसको अपन ने रिलेट किया है एंट्रोपी से। किससे रिलेट किया है? एंट्रोपी से। तो 2 फैक्टर आपके पास आ चुके हैं। 2 फैक्टर क्या क्या है यहाँ पे? फिर से वापस समझने की कोशिश करना। 2 फैक्टर है अपने, एक तो कौन सा? CFAC, और दूसरा कौन सा है? चिलेशन, ठीक है ना। दोनों के ऊपर बात डिपेंड करेगी। तो अपना वही वापस आ गया, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFAC, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है ना। और या डेल्टा, इसको डेल्टा से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और स्टेबिलिटी एक और पॉइंट आ गया बेटा, क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेशन। अब दिक्कत क्या है कि 2 फैक्टर एक साथ आ जाए। 2 फैक्टर एक साथ आ जाए का मतलब क्या हो गया कि CFAC भी वेरी कर रही है और चिलेशन भी वेरी कर रहा है। तब अपन क्या डोमिनेटिंग मानेंगे? अब ये कब पॉसिबल है? जब लिगेंड डिफरेंट हो, ठीक है ना। जैसे सपोज करो मैंने लिया यहाँ पे C2O4
2 नेगेटिव और साइनाइड। एक और लिया मैंने C2O4 2 नेगेटिव और NH3। ठीक है, अगर मैं CFAC की बात करूं, CFAC की बात करूं तो साइनाइड की ज्यादा है, और चिलेशन की बात करूं तो C2O4 2 नेगेटिव में ज्यादा है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। CFAC की बात करूं तो NH3 की ज्यादा है, और चिलेशन की बात करूं तो इसकी ज्यादा है। और स्टेबिलिटी जो देखी गई, स्टेबिलिटी के अंदर देखा कि साइनाइड की सबसे ज्यादा। अब ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें, नेट स्टेबिलिटी की बात करें तो साइनाइड वाले की ज्यादा, उससे कम C2O4 2 नेगेटिव और उससे कम क्या NH3। तो यहां पे क्या हुआ, कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग हुआ, यहां पे हुआ CFSE, और यहां पे जो फैक्टर डोमिनेटिंग था वो कौन सा रहा अपना, चिलेशन। तो यहां से अपन ने क्या सीखा, इस पॉइंट को समझना, प्रायोरिटी ऑर्डर बना रहा हूं मैं। प्रायोरिटी ऑर्डर ये बोलता है कि जब भी मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन सेम हो और लाइगेंड्स जो हो डिफरेंट हो, तो स्टेबिलिटी जो है उसमें सबसे पहले देखेंगे अपन कार्बन डोनर, उसके बाद नंबर आएगा किसका, चिलेशन का। मतलब कार्बन डोनर और चिलेशन, मतलब CFAC और चिलेशन में कार्बन डोनर के लिए CFAC फैक्टर डोमिनेटिंग होगा, बाकी सबके लिए कौन सा होगा, चिलेशन। फिर लिखेंगे 4 सेम नंबर ऑफ रिंग्स। जब चिलेशन फैक्टर सेम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFAC। तो CFAC ठीक है, आ रही है, अपन को कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, कार्बन डोनर को एक तरफ रखना है, फिर चिलेशन फैक्टर को डोमिनेटिंग मानना है, और जिनमें नंबर ऑफ रिंग सेम होगी उसके अंदर अपन एक्सप्लेनेशन देंगे किससे, CFAC से या डेल्टा से, या किससे, डेल्टा से। ठीक है बेटा, तो स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे करने के लिए, आप उन क्वेश्चंस को करिए। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक और इसकी एप्लीकेशन है, कौन सी, एक कलर वाली, वो अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक जॉन टेलर डिस्टोर्शन है, वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।